नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और बेहद गंभीर विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और आज की इस वीडियो का विषय है प्रदूषण। जी हां, वही प्रदूषण जिसको कहीं ना कहीं हमारे देश में समस्या तो माना जाता है। कहीं ना कहीं इस देश के भीतर निबंध तो इस पर लिखे जाते हैं, लेकिन कभी भी इस गंभीर समस्या पर चिंतन नहीं होता। बड़ी बड़ी संगोष्ठियां, बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, बड़ी बड़ी और कई सारी संधियों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, लेकिन कभी भी संजीदगी के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प लेकर ना ही इस देश की सरकारें और ना ही इस देश के आम नागरिक कभी भी इस पूरी गंभीर विषय को लेकर संजीदा होते हैं। कभी भी वो सोच विचार के मूड में नहीं आते हैं। इसका एक कारण जो मुझे ये लगता है वो ये है कि हम सभी अपने देश से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। हमारी देशभक्ति, हमारा देश प्रेम या तो बॉलीवुड की मूवीज को देखकर जागता है, या फिर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर जागता है, या फिर तब जागता है अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री इस देश के महापुरुषों का अपमान कर दे या फिर इस देश की संस्कृति का ही अपमान कर दे, तब हमारा देश प्रेम जागता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, जहां पर हमारे देश प्रेम को जागना चाहिए, आखिर क्यों वहां पर हमारा देश प्रेम गहरी नींद में सो जाता है? क्या यह देश प्रेम नहीं है कि आपको अपने वायुमंडल को स्वच्छ रखना है, आपको अपने जलाशयों को, आपको अपने जल के स्रोतों को स्वच्छ रखना है? मेरा ऐसा मानना है कि जहां देशभक्ति यह भी है कि हम किस प्रकार से अपने राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा करते हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं, यह भी देशभक्ति है कि किस प्रकार से हम अपने राष्ट्रीय महापुरुषों का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीजों में यह भी आता है कि कैसे हम इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं, हम उसका किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं और किसी को भी रोकते हैं या टोकते हैं अगर कोई दुरुपयोग कर रहा हो। लेकिन हमारे देश में अफसोस के साथ बड़ा यह कहना पड़ रहा है कि इस देश के भीतर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब का दोहन हो रहा है और इसकी आप कह सकते हैं भरपाई, इसका खामियाजा हम ही सबको भुगतना होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणियां जो हुई हैं और उस पर केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये जो नॉर्दर्न भारत की, जो नॉर्दर्न इंडिया की जो सरकारें हैं यहां पर, जहां पर प्रदूषण प्रमुख तौर पर फैला भी हुआ है और ये ही लोग हैं जहां से प्रदूषण फैलता भी है, तो यानी समस्या को जन्म भी यही देते हैं और समस्या से ग्रसित भी यही लोग हैं। तो इनके जवाब आप देखिए। मैं विस्तार से उन जवाबों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन तमाम चीजों का निचोड़ पता है क्या है दोस्तों? निचोड़ ये है कि आपको अपने स्कूल के दिनों में याद कीजिए या फिर कॉलेज के दिनों में याद कीजिए कि मान लीजिए किसी टीचर ने या प्रोफेसर ने अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया है या होमवर्क दिया हो स्कूल में, तो ऐसे कुछ बच्चे होते थे जो अपना काम तो रेगुलर करते थे, बड़े अच्छे से रखते थे काम अपना और सब कुछ टिप टॉप रखते थे, अप टू डेट रखते थे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि भाई जो उनके पास हर बात के लिए एक एक बहाना रेडी होता था। किसी के पेट में दर्द हो रहा होता था, किसी को शादी में जाना होता था उस दिन, किसी की चोट लग जाती थी, किसी को बुखार आ जाता था, पता नहीं जितने बच्चे उतने बहाने होते थे। लेकिन खैर उस टाइम तो ये बचकाना नहीं बल्कि बचपना लगता था और मासूमियत में बच्चों को माफ भी कर दिया जाता था। लेकिन अगर सरकारें इस तरीके का बहाना बनाएं तो क्या कहेंगे आप? कोई कहेगा कि भाई हम तमाम उपाय जो आप कहेंगे हम उसको लागू कर देंगे। कोई कह देगा कि ये तो यहां से नहीं, फला सरकार से आ रहा है, फला राज्य से आ रहा है। कोई कह देगा हम तो एनसीआर के अंदर ही नहीं आते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां, दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हुई। पहली टिप्पणी ये कि जो लोग 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं वो कैसे किसानों को ब्लेम कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि इस देश के भीतर अक्सर ये होता है कि केवल किसानों को ही दोष दे दिया जाता है, जबकि किसानों का दोष या स्टबल बर्निंग का यानी पराली जलाने का ही महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होता है प्रदूषण में, बल्कि और भी चीजें होती हैं इसमें। निर्माण कार्य, उद्योग से संबंधित औद्योगिक जो गतिविधियां होती है वो इसमें शामिल होती है। इसमें गाड़ी का धुआं होता है, इसमें जो अन्य वाहन होते हैं उसका धुआं शामिल होता है, इसमें और भी दीगर चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर इसमें एक हिस्सा स्टेबल बर्निंग का भी होता है। लेकिन बड़ी आसानी के साथ इस देश में दो चीजों को ब्लेम किया जाता है। या तो आप किसानों को कर दीजिए ब्लेम, क्योंकि आपको पता है कि भाई किसानों की तरफ से ज्यादा बड़ा कोई प्रतिनिधि मंडल या उनकी तरफ से कोई किसान या कोई कानूनी लॉयर ज्यादातर कोई लड़ने आएगा नहीं, तो बड़े आसानी के साथ आप
ये वाली टोपी उसके सर पहना दीजिए और सारा का सारा दोष आप उसके ऊपर मर दीजिए। दूसरा, आप आतिशबाजी यानी पटाखों पर जिम्मेदारी थोप दीजिए, क्योंकि एक दिन का वो त्योहार होता है और एक दिन तमाम लोग जब पटाखे फोड़ते हैं तो आप सीधे तौर पर ये कह देंगे कि भाई इसकी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। लेकिन कारण ये नहीं है, कारण बहुत सारे हैं और दुख इस बात का होता है कि इस देश के भीतर वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब तक सिर्फ बैठकें हो रही हैं, वाकई में सिर्फ बैठकें हो रही हैं। आपने यमुना का दूषित पानी देखा, आपने दिल्ली एनसीआर की हवा को देखा, और उत्तर प्रदेश के, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों या जिलों में चले जाइए तो वहां भी यही स्थिति है। AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर दोस्तों 0 से 50 के बीच हो तो वो आप कह सकते हैं कि ठीक होता है, उसका पैमाना जो होता है। लेकिन जहां से द मोमेंट वो 50 से ऊपर जाता है तो खतरनाक स्थिति का आरंभ शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी इस देश के भीतर अधिकांश शहरों में अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि 300, 400, कभी कभी 500, 600 और अभी गुजरे दिनों में तो 700, 800 तक यहां पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रहा। तो वहां पर जो जहरीली हवा हम सब ने ली है अंदर, हमारे देश के वो भी नागरिक हैं, उनके पास भी वही संवैधानिक अधिकार मौजूद है, फिर भी उन्हें विवश होना पड़ा कि वो जहरीली हवा में सांस लें। यानी सांस लेना आज जीवन जीने का पर्याय नहीं, बल्कि आज जीवन को खत्म करने का या जीवन को जहरीला बनाने का पर्याय बन गया है। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की अथॉरिटीज क्या प्लानिंग कर रही है, क्या एग्जीक्यूशंस वो चीजों को कर रही है, क्या योजनाएं वो बना रही हैं? क्या वो तभी जागेंगी जब इस देश की न्यायपालिका जागेगी? जब वोट की बात आती है तो आप सभी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, तब कहां फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें चली जाती हैं? आखिर इतना ज्यादा दोगलापन कब तक इस देश में रहेगा? और प्रदूषण की एक समस्या ऐसी है जिसको हमारे देश में तनिक भी आप कह सकते हैं कि इस पर जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक हमारे देश का माइंडसेट ऐसा है कि हम सरवाइव कर लेते हैं, हम संघर्ष कर लेते हैं, और हमें हमारी बचपन से आप कह सकते हैं कि परवरिश का ये हिस्सा रहा होता है कि हम कठिन हालातों में सरवाइव कर लेते हैं, कैसे भी कैसे करके हम अडेप्ट कर लेते हैं, हम उस चीजों में ढल जाते हैं। तो क्या हम हर साल एक परंपरा की तरह इसको मनाया जाए कि भाई जब ये सर्दियों का मौसम आएगा तो आपको रजाई और कंबल के साथ साथ अपने मास्क को भी निकाल कर रखना होगा, क्योंकि भाई प्रदूषण आ गया है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। और प्लस एक चीज ये है कि आपके यहां जब प्रदूषण के कारण, क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं इस देश के भीतर जो सांस से संबंधित तकलीफें जो होती हैं, या फिर आंखों में जलन होना, गले में जलन होना, चुभन होना, या और भी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनमें भी आप कह सकते हैं कि डैमेजेस होना, ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसके प्रभाव हैं। फिर भी इस देश के भीतर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आज इन प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण मुख्य तौर पर हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो रोगी हो गए, जो किसी जमाने में स्वस्थ हुआ करते थे, आज वो रोगी हो चुके हैं और अस्पतालों में जाकर वो अपना इलाज करवाते हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह के दौरान मरीजों की संख्या में ऐसी वृद्धि आई है जिन्हें ये तकलीफों का सामना करना पड़ा है, जिन्हें शिकायत है कि दरअसल उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनकी आंखों में जलन हो रही है, और जो तमाम इससे संबंधित चीजें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उन्हें उनका सीधे तौर पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस देश की सरकारें क्या कर रही हैं? अपने अपने घरों में प्यूरिफायर्स लगा रखा है, एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर है। उन्हें पता है कि भाई हम तो सरकार है, हमारे दफ्तर बंद कर दिए जाएं, कर्मचारियों को या तो हाफ उसमें बुलाया जाए या फिर पूरा ही घर में वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, और हम लोग अंदर हो जाएंगे, बाकी जो गरीब व्यक्ति है वो बाहर उतरेगा और वहां पर वो जहरीली हवा में सांस लेगा। सबसे बड़ी गाज आपने गिरा दी, दिल्ली सरकार की मैं बात कर रहा हूं, स्कूल कॉलेजेस पर। कुछ भी होता है इस देश में, जब आपसे कुछ नहीं होता तो आप क्या करते हैं? आप लॉकडाउन लगा देते हैं। जब आपके पास कोई नीति नहीं होती, आपको समझ नहीं आता, आपके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस पर ताला लगा देते हैं, ताकि बच्चों का घर में एक बार वो कैद हो जाए और हमारे देश का भविष्य चौपट हो जाए। यानी इस देश का सबसे बढ़िया, सरल और सबसे सस्ता उपाय यह है कि आप लोगों को धीरे धीरे, एक वर्ग को आप अपने घरों में कैद कर दीजिए, उनके घरों में, और फिर जब वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें नीचे आ जाएंगी। जबकि मूल समस्या, जिस पर प्रॉफिट होता है, जिससे पैसा कमाया जाता है, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस देश के साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ किया जा रहा है ना दोस्तों, ये हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के नागरिकों को, आप जैसे जागरूक नागरिकों को, जो मेरी वीडियो इस समय देख रहे हैं और जो कभी ना कभी ये सोचते जरूर हैं कि आखिर हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे देश में बुनियादी जो हमें राइट्स मौजूद हैं, या बुनियादी जो प्राकृतिक
चीजें हैं वो भी हमें फ्रेश नहीं मिल रही हैं, तो आप फिर आर्टिफिशियल की क्या ही बात करेंगे। और इस देश के भीतर आप जानते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई एक ह्यूमन क्रिएटेड, जब कोई भी आप कह सकते हैं कि जब डिजास्टर होता है या जब कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर मार्केट आ जाती है रोल में, यानी मार्केट उस चीज का बड़ा हो जाता है। कोरोना आया, सैनिटाइजर्स की मार्केट में इतना बड़ा उछाल आ गया कि भाई जो सैनिटाइजर कभी धूल फाकते थे पीछे दुकानों में, वो फ्रंट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल काउंटर पर आ गए। मास्क के साथ भी यही हुआ था। कोई भी चीज आप ले लीजिए देश में अगर कोई भी समस्या आती है तो यहां का बाजार इतना बड़ा है, अब इसको आप कह सकते हैं दोधारी तलवार की तरह, ये हमारा फायदा भी है, ये हमारा नुकसान भी है। लेकिन बाजार इतना बड़ा है कि यहां पर अब देखिए ना, पोल्यूशन फैल रहा है तो एयर प्यूरिफायर्स का जो बाजार है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब एड्स भी आप इसी प्रकार से देखते हैं। तो यानी मास्क सबसे महत्वपूर्ण बात। खैर कोविड ने तो हमें मास्क की अहमियत बता दी, लेकिन पोल्यूशन के मेन पर्पज से ही, जब आप याद कीजिए 2020 से पहले, तो हम लोग मास्क का उपयोग तभी करते थे जब हमें दिखता था कि भाई स्मॉग कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और अब आज हम मास्क लाकर जाएंगे ताकि वो जो PM 2.5 और PM 10 के जो कण हैं, जो बड़े सूक्ष्म कण होते हैं, वो हमारे अंदर ना आ जाएं। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि इस देश में हर समस्या को एक उद्योग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, और जो नीति निर्माता हैं वो भी चुप हो जाते हैं, और आम जनता को तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपने घर से कूड़ा निकालेंगे, मान लीजिए, तो हम बगल के या किसी सामने के खाली प्लॉट पर कूड़ा फेंक देंगे, तो हमारे घर से तो कूड़ा बाहर निकल गया, लेकिन उधर चला गया तो क्या हुआ, वो कूड़ा हमारे पास थोड़ी आएगा। जब तक प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हर सुबह हमारे यहां कूड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं, हम कूड़ा उनको दे देते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम खुद ही, या तो अगर हमारे पास वो नहीं आ रहा तो हम खुद ही फेंकने चले जाएं किसी डस्टबिन में। और इस देश के भीतर आप देखिए ना, अगर हर एक व्यक्ति अपने देश से मोहब्बत करता, अगर हर एक व्यक्ति अपने देश से प्यार करता, तो फिर इस देश के भीतर प्रदूषण की समस्या नहीं होती। एक समय था जब इंग्लैंड में भी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां पर भी सब कुछ आप कह सकते हैं ऐसे ही हालात थे, पोल्यूशन से भरे हुए हालात थे वहां पर। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को सुधारा, और पश्चिम के देशों पर हालांकि आरोप लगता है कि वो विश्वासघात करते हैं, संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करते, लेकिन कुछ भी है, उन्होंने अपने घरों में जरूर ऐसी चीजों को कर रखा है। तो क्यों नहीं हम कर सकते? अगर हम भारत मां से प्यार करते हैं, अगर हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, देश और अपने आप से भी प्रेम करते हैं, तो कृपया करके प्रदूषण की समस्या पर ध्यान दीजिए। ट्वीट कीजिए, सरकारों को लिखिए, आप किसी तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप दबाव बनाइए कृपया करके। ये फिजूल की चीजों पर बॉयकॉट करके, कोई अभिनेता ने फला बयान दे दिया, कोई, उन अभिनेता अभिनेत्रियों की क्या हैसियत है? उनकी कोई औकात नहीं है कि वो किसी विशेष धर्म को या फिर हमारे देश को अपमानित करें। उनकी हैसियत कोई नहीं है। वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता या फिर एक विशेष विचारधारा को फॉलो करने के इरादे से सिर्फ ऐसे बेतुके और कंट्रोवर्शियल बयान देकर विदेशी धरती पर देते हैं या फिर इस देश की धरती पर देते हैं। ना हमें आजादी गरीबी और भीख में मिली है, और ना ही इस देश में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संस्कृति और संस्कारों की हत्या हुई है। अगर हत्या हुई है तो हाँ, हत्या हुई है इस देश में स्वच्छ वायु की, हत्या हुई है इस देश में स्वच्छ जल की, हत्या हुई है इस देश में उन अधिकारों की जो आपको मिलने चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे हैं। और हम सभी आज जहर में जी रहे हैं। हम सभी आज अमृत की कल्पना नहीं कर सकते इस आजादी के अमृत महोत्सव में, लेकिन विष हमारे आसपास है और पर्याप्त मात्रा में है, जो आपको बीमार बनाने में और आपके लिए जानलेवा होने में, साबित होने में बहुत बड़ा कारगर साबित होता है। लेकिन अस्पतालों की हालत इस देश में क्या है आप सभी जानते हो। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं चल पाता है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता है कि उनको प्रदूषण से ये समस्या हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी मुझे कहनी पड़ेगी जब उन्होंने कहा कि इस देश में प्रदूषण तो टीवी डिबेट से भी फैलता है। तो ये सच है, जब टीवी डिबेट शोज में अगर प्रदूषण को लेकर बात ना हो, पर्याप्त उसको कवरेज ना मिले, उस पर ज्यादा जोर ना हो, अगर सरकार से सवाल ना पूछे जाएं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, केंद्र हो, कोई भी सरकार हो, तब तक इस देश में कभी भी क्रांति, स्वच्छ क्रांति नहीं आ सकती। आप कितने प्रोग्राम शुरू कर लीजिए, आप कितनी योजनाएं ला दीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक जनता में इस बात का एहसास नहीं होगा, जब तक आप में इस बात का एहसास नहीं होगा। स्वार्थ की पूर्ति से ऊपर हटकर आपको ये सोचना होगा कि भाई साहब, हमें इस देश में रहना है और ये देश किसी की जागीर नहीं है। इस देश को, इस देश के संसाधनों को हमें अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करना है, ताकि वो भी खुश रह सके और वो हमें, यानी अपने पूर्वजों को या अपनी पहली पीढ़ी को कम से कम आरोप ना लगा सके कि भाई इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा हम पर। एटलीस्ट हम उन्हें साफ पानी और साफ वायु की विरासत तो सौंप कर जाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद यही करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अगले हफ्ते की शुरुआत में इसकी सुनवाई होगी, लेकिन बहरहाल हलफनामे भी दाखिल किए गए हैं और बहुत सारी चीजें उसमें कही गई हैं। हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपना पल्ला झाड़ा है, लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि हम उपाय कर रहे हैं या फिर हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। बाकी ये हर साल की कहानी है कि इस मौसम में ये फिर से एक, आप कह सकते हैं कि ये हवा आती है, ये बयार आती है और फिर कुछ 1-2 महीने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, फिर सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि पैसा कमाना हर चीज नहीं है। सच तो यही है कि इंसान चाहे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जाता वो अंत में प्रकृति के पास ही है। और प्रकृति तो दूषित हो गई है। क्या प्रकृति आपको सुधारेगी तभी आप सुधरेंगे, या न्यायपालिका जब जागेगी तभी आप सुधरेंगे? ये सोचना होगा मुझे और आपसे। आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।